हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफिनीशन हब में। आइए देखते हैं मोस्ले का पीरियोडिक टेबल। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मिस्टर मोस्ले का, हेनरी मोस्ले का। अगर कहें कि ये इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में था। ये ब्रिटिशर्स थे। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने ये बोला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जो पहले पिछले तीन लोगों ने जो थ्योरी दी थी, जैसे डोबनियर थे, न्यूलैंड थे, मेंडल थे, इन लोगों ने जो यूज़ किया था वो एटॉमिक वेट यूज़ किया था। इनने जो वर्ड यूज़ किया या फिर जो जिस बेस को कंसीडर किया वो था एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। अगर इसको और इजी वे में अगर समझना चाहें कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगी एक फिक्स इंटरवल के बाद। जो इनका ये कहना था कि एक फिक्स इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगी अगर हम उसको एटॉमिक नंबर में के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो ये रही इनकी थ्योरी। आइए अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप होके जो आया है हमारे सामने वो कैसा है। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं ये बात करूं कि सिर्फ हेनरी मोस्ले ने नहीं काम किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया। ये डेवलप होके फाइनली हमारे सामने है, जैसे नील बोर ने भी काम किया है इस पे। ये काम करते करते एक सीक्वेंस है और उसमें सभी साइंटिस्टों ने काम करके फिर उसके बाद ये डेवलप होके आया है। तो आइए हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे क्यों अलग अलग दिया हुआ है और कैसे सीक्वेंस अरेंज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स को जो ग्रुप में रखा गया है, ये ग्रुप्स हैं, ये 18 ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा गया है। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 ग्रुप्स में बांटा गया। और पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड्स में बांटा गया है। तो ये तो रहा कि एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप्स में और पीरियड्स में बांटा गया। अब देखेंगे अपने स्क्रीन पे कि जो एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल है आपका, उसको ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये कैसे आया, तो आइए जानते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, ब्रीफ, जो आगे के क्लासेस में है, लेकिन इसमें हम ये सिर्फ बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है किसी भी एलिमेंट्स की, वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल्स में मूव करते हैं, वो सेल्स फर्दर सबसेल्स में डिवाइड होते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं फर्दर सबसेल्स में डिवाइड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उनमें बिलोंग करते हैं या उनमें अरेंज्ड होते हैं। तो वो जो सबसेल्स हैं वो 4 हैं, एस है, डी है, पी है और एफ है। तो जिस इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन जिस सबसेल्स में आएगा उस बेसिस पे सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। तो ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में आता है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में आता है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में आता है, और नीचे आप देखेंगे कि वो एफ ब्लॉक है जो लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये अलग से क्यों है। तो आप देखेंगे 57 है, 57 के बाद जो ये जो एलिमेंट है इसके पीछे अरेंज हुए हैं। अगर मैं कहूँ 3D इमेज बनाया जाए तो आप देखेंगे कि ये जो लेयर जो आपको एलिमेंट का जो ये पूरा एलिमेंट दिख रहा है ये ऊपर एक साथ दिखेगा, और ये जो सीरीज है ये इसके पीछे जाएगी। तो इसको तो हम 2D में देख नहीं सकते, इसलिए क्या किया कि इसको अलग से अरेंज किया ताकि हम 2D में भी इसको देख सकें और ये हमें दिखाई दे सके। तो पीरियोडिक टेबल भी हमारा इंक्रीज ना हो और जैसा कॉन्सेप्ट है वैसा ही रहे और साथ में हमें ये बन भी जाए। तो ये रहा पूरा एफ ब्लॉक जो कि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है। तो ये आपको पता चल गया कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, क्यों डिवाइड है, कितने पीरियड्स में है, 7 पीरियड्स में है, और कितने ग्रुप्स में, 18 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक है, ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक है, ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक है, और लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक है। अगर एक और बात करें कि एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट्स का है, फर्स्ट
सेकेंड, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि है तो हमारा पीरियोडिक टेबल काफ़ी बड़ा है, तो हमें कितना पढ़ना है? हमें सिर्फ और सिर्फ जो एटॉमिक नंबर 20 तक पढ़ना है, और ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके हमके प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या इन पे इफ़ेक्ट है, क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है, वो एटॉमिक नंबर में अगर अरेंज करते हैं तो वो हमें देखना है। ग्रुप्स में और पीरियड्स में इस पर क्या इफ़ेक्ट आता है वो हमें देखना है। तो ये टोटल है एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें 10th क्लास में स्टडी करनी है। अब आया कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो न्यूक्लियर चार्ज इज द measure of the effect of the number of proton in the nucleus and their ability to attract the negative electrons in orbit or cell around the nucleus। तो अगर मैं बात करूं कि जो सेल्स में, जो इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और जो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन जो जिस कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स आपको पता ही है कि सेल्स वो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। न्यूक्लियस बीच में होता है, जो सेल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ एन एटम अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। इन दिस इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन वन और मोर सेल्स। अगर ये मैं बात कहूँ कि या तो हाइड्रोजन की अगर कहें तो वो एक ही सेल्स होगा, अगर हाइड्रोजन से अधिक एटॉमिक नंबर्स में अगर हम जाते हैं तो अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर इसकी बात करें तो कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4, 4 सेल्स हैं इस एलिमेंट के। आइए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई अगर हम कंसीडर करें तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट जो सेल है, जो सबसे बाहरी सेल है, उसकी डिस्टेंस सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद आती है वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एलिमेंट कैन शेयर और रिसीव। मतलब कि वैलेंसी वो है जिसमें कोई एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या शेयर करे। इसमें आप देख रहे होंगे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है क्लोरीन को, ठीक है। और क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अगर सोडियम की बात करें वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन की बात करें तो उसकी भी वैलेंसी 1 है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब ये देखते हैं, ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम अगर उसमें ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगी वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है कि ये एक टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन वो होता है, एक पहले हमने जो देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। ओके, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब आता है कि जो एलिमेंट है वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, ये हम कैसे पहचानें? तो मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, लूज करके वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे सोडियम है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, और क्लोरीन की बात कर रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो गए। अब आए
कि बेसिक कैरेक्टर क्या होता है और एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। तो अगर मेटेलिक की बात करें तो मेटल्स ही जो ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो मेटल के ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक बनेंगे और जो नॉन मेटल के बनेंगे वो एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। तो आपको ये आगे के चैप्टर्स में आपको इसको डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ समझने वाली बात है। अगर मैं बात करूं कि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो आप ये समझिए कि जो मेटेलिक अगर कैरेक्टर्स इंक्रीज कर रहा है या मेटेलिक कैरेक्टर उसका बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अगर उसका एसिडिक कैरेक्टर या फिर कहें कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सो आइए सभी प्रॉपर्टीज को हम एक साथ देखते हैं कि ग्रुप्स में क्या इफेक्ट है इनका और पीरियड्स में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स में। हमने जो ग्रुप कंसिडर किया है वो ग्रुप 1 है। इसमें क्या इफेक्ट है आप देखेंगे कि एलिमेंट्स को जो मैंने अरेंज कर रखा है ग्रुप्स में और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर रखा है। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या है, क्या इफेक्ट है, कैसे उनके पे इफेक्ट आ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज इसमें शो किया है डिक्रीज कैसे होते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को जिस पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जिस फोर्स से वो अटैक करेगा वो होता है न्यूक्लियर चार्जेस। अब मैं बात करूं कि अगर हाइड्रोजन में बात करें तो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावर से उसको खींचेगा। लेकिन सेल्स की बात करें तो एक ही सेल है। अभी लिथियम की बात करें तो जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में सेल्स की साइज भी बढ़ रही है। उसी तरीके से सोडियम में और पोटेशियम में तो सेल्स की साइज जब बढ़ रही है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में उसका साइज भी बढ़ रहा है। तो उस पर अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाए, जिसकी वजह से ये होएगा कि इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता जाएगा। अब आया कि नंबर ऑफ सेल्स, इजिली क्लियर है कि हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 2 सेल्स हैं, सोडियम में 3 सेल्स हैं, पोटेशियम में 4 सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बात आई एटॉमिक रेडियाई की, ये ऑलमोस्ट इक्वली है क्योंकि जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती जाएगी। एटॉमिक रेडियाई का क्या डिफिनेशन है, अगर एटॉमिक रेडियाई न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का, न्यूक्लियस से सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब बात आई वैलेंसी की। अगर ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लिथियम की बात करें तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करके और केमिकल रिएक्शन करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके और केमिकल रिएक्शन करेगा। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके केमिकल रिएक्शन करेगा। तो वैलेंसी इसकी सेम ही है सभी के सभी एलिमेंट्स के जो कि ग्रुप 1 में है। अब आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या इफेक्ट आएगा अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता हूँ। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। अगर मैं बात करूँ कि जो ये न्यूक्लियस जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन साथ में देख रहे हैं कि सेल्स की साइज बढ़ती जा रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी धीरे धीरे कम होते जाएगा तो एनर्जी कम लगेगी। सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनीशन। तो अब ये बात करें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वैलेंसी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है लूज करने की, ये इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ी। अगर मैं धीरे धीरे बात करूं कि अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि ये खुद टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन देने की। अब आई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज ही करेगी। क्यों क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इनके में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर उससे सीक्वेंस में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बाकी नहीं करेंगे। सो अब देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कि मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट है अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर्स जो एलिमेंट्स होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं तो उनके में टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अगर मैं बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सेल में बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन और चाहेगा। जबकि लिथियम की बात करें तो उससे पहला वाला सेल कंप्लीट है और एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरा सेल है उसमें ज़्यादा है, तो वो इजिली लूज कर सकता है। इसी तरीके से सोडियम में 2 सेल्स उसके कंप्लीट है और थर्ड सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी इजिली वो लूज कर सकता है। साथ सेम पोटेशियम में ही। तो अगर मैं बात करूं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि टेंडेंसी ये बढ़ रही है कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। अब आई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बाय डिफॉल्ट है। अगर आइए समझ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो कह सकते हैं कि वो एक टाइप के जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है उसको शो करता है। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो कैसी टेंडेंसी शो कर रहा है? मेटेलिक। तो कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स उसमें डिक्रीज कर रहा है। अब आता है कि बेसिक कैरेक्टर। तो मैंने बताया था कि जिसकी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगी उसके बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। सेम अगर एसिडिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। सो आइए हम देखते हैं कि पीरियड्स में इन प्रॉपर्टीज़ का क्या इफेक्ट है, कि क्या इफेक्ट आता है जब हम पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। इसके लिए हमने पीरियड रखा है पीरियड 3, जिसके एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आप ये देखें कि सेल्स जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट है, जो कि और लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर सेल कांस्टेंट है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं सेल्स में घूम रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है। तो जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में इंक्रीज होगी। सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियड्स में वो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि सभी एलिमेंट्स कितने कितने सेल्स में, 3 सेल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या है? कांस्टेंट है। अब आती है एटॉमिक रेडियाई। अगर सेल की साइज कांस्टेंट है तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि एटॉमिक रेडियाई अगर बात हो तो सेल्स न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है वो होता है एटॉमिक रेडियाई। क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज, अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जो बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उनको काफ़ी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और जब फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो उसके सेल्स की साइज थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो वो सेल्स की जैसे जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जाएगा लेफ्ट टू राइट तो रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज करती जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे लिखा गया है कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। अब आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड और एक्सेप्ट बाय एलिमेंट। तो अब बात करेंगे कि अगर सोडियम की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल कंडीशंस में आ सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो
स्टेबल कंडीशन में आएगा। तो इसी तरीके से बढ़ेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है। सिलिकॉन की बात करें तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। फास्फोरस की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन देने से ज़्यादा अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। फिर सल्फर की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वैलेंसी कंप्लीट कर देगा, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। क्लोरीन की बात करें कि 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। आर्गन तो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में है ही है। तो अगर मैं बात करूं कि वैलेंसी पहले तो इंक्रीज कर रही है, फिर स्लाइटली डिक्रीज भी कर रही है। तो वैलेंसी की बात करें कि इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज आएगा। उसके बाद आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो इसकी बात करें कि सोडियम की बात करें तो ये इसकी टेंडेंसी खुद ही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी, इसमें भी कम एनर्जी लगेगी। अगर धीरे धीरे आगे की बढ़ते हैं तो इसमें टेंडेंसी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज थोड़ी करेंगे, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि ये जब गेन करेंगे तो पहले तो एनर्जी कम लगेगी, फिर बाद में एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? अगर मैं बात कहूँ कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे कि जो साइज़ है वो घटता है और जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी पास हो जाते हैं। तो अगर कोई एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना हो तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पास आ जा रहे हैं। उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पास है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो इंक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि एटॉमिक जो रेडियाई है वो डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन पास होंगे, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिमूव होएगी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, सिर्फ अट्रैक्ट करने की। तो सोडियम की बात करें तो ये तो ऑलरेडी डोनेट करने के मोड में है, या फिर कहें कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। सेम मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल में आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि पोटेशियम क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि कहें कि 3 इलेक्ट्रॉन करने तो टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन के मुकाबले, लेकिन नहीं। क्या आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, फिर उसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी होगा तो उसमें एक और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता कहाँ होगी? कि इलेक्ट्रॉन्स तो करेगा लेकिन उतना ज़्यादा से नहीं करेगा। सेम सल्फर के लिए। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लें और स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। अब आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक एलिमेंट्स का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इनिशियली सोडियम तो डोनेट करने की टेंडेंसी है, लेकिन क्लोरीन क्या है? एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सिमिलर अपोजिट चला जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। अब आता है बेसिक कैरेक्टर। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर्स भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो सिमिलर देखेंगे कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा?
डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हो गए आपके सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो कि पीरियड्स में और ग्रुप्स में क्या अफेक्ट या कैसी टेंडेंसी है इनकी, कैसे मूव कर रहे हैं, कि अगर ग्रुप्स में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या इफेक्ट है, और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Should you have any query or suggestions or need tutorial on any specific topic, then let us know in comment section. Please subscribe to our channel to stay tuned for more videos.